जनगणना 2027 इसकी जो प्रक्रिया है 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और इस बार घर बैठे ऑनलाइन भी फॉर्म भरे जा सकते हैं। लेकिन सच ये है कि बहुत सारे लोग इस फॉर्म को भरते समय कई सारी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर्म भरने के बाद में यहाँ पर जो आपको आईडी मिलती है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है इस आईडी का सही इस्तेमाल क्या है। आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा ऑनलाइन तरीके से गणना फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फॉर्म भरने के बाद में जो आईडी आपको मिलती है उसका क्या करना है। सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। ब्राउजर अपना ओपन करना है, यहां पर आपको सर्च करना है censusindia.gov.in। तो आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। हालांकि इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब अभी इस पेज में नीचे की तरफ आओगे तो एक ऑप्शन यहाँ पर नया जुड़ चुका है सेल्फ इन्यूमरेशन का। तो नया फॉर्म हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने स्टेट की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो हम यहाँ पर अपने जो राज्य का नाम है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर हमने राज्य का नाम सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो गणना फॉर्म है भरने में 15 से 20 मिनट तक का समय लग सकता है। अभी हम यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें नेम ऑफ द हाउस होल्ड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर परिवार का जो मुखिया है उसका जो नाम है वो दर्ज करना है। आपको यहाँ पर जो भी घर का बड़ा जो है, कोई छोटा भी हो सकता है, जो डिसीजन बेसिकली लेता है, जो मेंबर है जिसके जरिए घर चलता है, वो आपको यहाँ पर उसका नाम हाउस होल्ड के सेक्शन में दर्ज करना है। तो आपके पिता का नाम हो सकता है और इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को मोबाइल नंबर के सेक्शन में आकर के आपको यहाँ पर उनका जो मोबाइल नंबर है आपको दर्ज करना है। और इसके बाद में यहाँ पर ईमेल आईडी पूछी जाएगी, तो ईमेल आईडी यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो, हालांकि ऑप्शनल है। और इसके बाद में हम वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ओटीपी जनरेट होगा जो कि हमारे मोबाइल फोन पर सेंड किया जाएगा, जो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन होने के बाद में सबसे पहले तो पहला सेक्शन आपको दिखता है स्टेट सिलेक्शन का, क्योंकि दिल्ली हमने पहले सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर दिल्ली आ चुका है। और बाकी यहाँ पर सेकंड के सेक्शन में आकर के अब आपको जिला अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है वो सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद में आपको अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पर दर्ज करना है, जो कि आपके एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि पिन कोड जैसे हमने दर्ज किया है तो यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नीचे यहाँ पर एक मैप आ जाएगा। अब यहाँ पर रास्ते वगैरह दिखाए गए हैं, घर यहाँ पर भी आपका है। इस तरीके से जूम करके जहाँ पर भी आपका घर है वहीं पर आकर के ये जो पिन है इसको पिन करना है। आप यहाँ पर ड्रैग करके उठा करके रख सकते हो। और ये जो मैप है ये काफ़ी अहम है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से आगे जो डेटा हाउस टू हाउस, जैसे कि सेकंड फेज के अंदर पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होगा, उसके अंदर इसी जगह का जो गणना फॉर्म है फिर भरा जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका जो घर है उसकी जो लोकेशन है एग्जैक्ट होनी चाहिए। और ये जो मैपिंग होती है, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए कोई आ भी सकता है, तो उस केस में भी वेरिफिकेशन के टाइम पर इसी लोकेशन पर आपका जो घर है वो मौजूद होना चाहिए। तो जब भी आप भर रहे हो तो इस चीज़ का मिलान कर लेना है। तो हमने यहाँ पर इतना कर लिया है। सहेजें और आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा, यहाँ पर हम हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन आता है बेसिकली इसमें मकान के बारे में ही, अभी जैसे कि फर्स्ट पेज के अंदर हाउस लिस्टिंग की जा रही है, हाउसिंग सेंसस किया जा रहा है, जहाँ पर मकान संबंधी कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, जिसमें कि आपका जो मकान है वो किस तरीके की चीज़ों से बना है। जैसे कि आप देखोगे कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, तो यहाँ पर जो घर की जो फर्श है वो किस चीज़ की है, तो जैसे कि फर्श मिट्टी की है या फिर टाइल्स लगे हुए हैं, सीमेंटेड है, तो इस तरीके के ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। पक्की ईंटों की है, तो आपके केस में जो भी केस में घर की जैसी भी कंडीशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। अब दीवारें हैं उस मकान की किस चीज़ की बनी है, तो यहाँ पर घास फूस, बांस, प्लास्टिक, पॉलीथीन, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। आपके केस में आपका घर कैसा है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। जैसे कि आपका मकान पक्का है तो यहाँ पर पक्की ईंटों वाला जो ऑप्शन है आप सेलेक्ट करोगे। यहीं पर पूछा जाता है कि जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, तो आपका जो घर है उसकी जो छत है वो किस चीज़ की है। तो अगर आपका जो घर है वो कच्चा है तो घास फूस, बांस, लकड़ी से बना हुआ, तो ये आप सेलेक्ट करोगे। अगर छत नहीं डली हुई, कोई प्लास्टिक है, पॉलीथीन डाल रखी है, तो उस केस में वो यहाँ पर अपनी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। इसी के साथ में अगला ऑप्शन मिलता है जनगणना मकान की जो स्थिति है वो कैसी है।
तो मकान की जो स्थिति है जैसे कि अच्छी है, रहने लायक है या फिर जो है काफ़ी ख़राब है, काफ़ी पुराना मकान है, तो उस केस में जीर्ण शीर्ष वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करोगे। अगर अच्छी है तो अच्छी सेलेक्ट करोगे, या फिर ठीक-ठाक है, रहने योग्य है, तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, सहेजें और आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सुनिश्चित करना चाहते हैं आगे बढ़ रहे हैं, हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट फेज़ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर जो घर की जो है बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पूछा जा रहा था। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस घर के अंदर कौन-कौन लोग, कितने लोग हैं जो रहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो, सरकार इस डेटा को बहुत सारी योजनाओं के अंदर यूज़ करती है, जो योजनाएँ बनाती है नागरिकों को लाभ देने के लिए। तो आपको इस फॉर्म को जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो वो सही इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, जिससे कि जो डिसीजन है सरकार सही तरीके से ले पाए। इसके बाद में आप सभी को अगला ऑप्शन मिलता है, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। तो यहाँ पर जो घर है उसके अंदर कितने लोग हैं रहने वाले, उनके नंबर आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर जो नंबर के बारे में पूछा जा रहा है, इसके अंदर सभी का टोटल पूछा जा रहा है, जिसमें कोई भी बच्चे हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, महिलाएं हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से माने कि माता पिता हो गए, 2 लोग हो गए, 2 बच्चे हैं, या फिर एक दादाजी हैं, दादी जी हैं, तो टोटल 6 लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी परिवार के लोग हैं जो कि उस घर के अंदर निवास करते हैं, आपको यहाँ पर वो नंबर दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी को पूछा जाता है कि परिवार के मुखिया का नाम। तो यहाँ पर मुखिया का नाम ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन पे इससे आ जाएगा, अगर नहीं आया है तो आप दर्ज कर सकते हो। इसके बाद में परिवार का मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा के अंदर, तो जैसे कि वहाँ पर हमने इंग्लिश के अंदर दर्ज किया था, और अभी हमारी जो लैंग्वेज है, जिससे कि जिस लैंग्वेज के अंदर फॉर्म को भर रहे हैं वो हिंदी है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि हिंदी के अंदर इनका नाम कैसा है, तो आप यहाँ पर हिंदी में दर्ज करोगे। हालांकि अगर आपके फ़ोन में हिंदी टाइप करने का ऑप्शन नहीं है, तो आप चाहो तो गूगल हिंदी इनपुट टूल के माध्यम से आप यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हो। अगला ऑप्शन मिलता है परिवार के मुखिया का लिंग। अगला जो क्वेश्चन आता है वो है जाति गणना के बारे में, क्योंकि इस बार जाति डेटा भी कलेक्ट किया जा रहा है, जिसमें कि पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य, 3 तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपकी जो जाति है वो किस में आती है। तो अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो यहाँ पर अनुसूचित जाति सेलेक्ट करोगे, अगर आप अनुसूचित जनजाति से हो तो एसटी सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा जैसे कि सामान्य कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, तो आप यहाँ पर अन्य वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे। मुस्लिम भी यहाँ पर अन्य के अंदर ही आएंगे, तो यहाँ पर इसको आपको सेलेक्ट करना है। अगला ऑप्शन मिलता है इस मकान के स्वामित्व की स्थिति। तो जो मकान है जहाँ पर परिवार अभी रह रहा है, वो मकान उनका कैसा है, क्या उनका खुद का मकान है या फिर किराए पे मकान में वो रहते हैं लेकिन उनका खुद का मकान है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप यहाँ पर ये सेलेक्ट करोगे। अगर जो है परिवार के पास में कोई मकान नहीं है, वो किराए पर ही जीवन यापन करता है, तो यहाँ पर उस केस में ये सेलेक्ट करोगे। अदर का भी ऑप्शन दिया गया है, तो जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है वो सेलेक्ट करोगे। अब यहीं पर पूछा जाता है कि रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या। तो जितने भी टोटल कमरे ऐसे हैं जो रहने योग्य हैं, उनकी संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि रहने योग्य की बात हो रही है, जैसे कि मान लो गाँवों में अक्सर होता है, कुछ ऐसे कमरे होते हैं जिनका जो है लोग स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, अनाज को रखने के लिए, तो उस केस में आप इसको कम संख्या दर्ज करोगे, जहां पर भी जितने भी बेडरूम है बेसिकली उनकी संख्या यहां पर दर्ज की जाएगी। अब यहीं पर पूछा जा रहा है कि इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। तो टोटल लोग ऐसे कितने हैं इस परिवार के अंदर, जैसे कि मान के चलते हैं 2 बच्चे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो उनके जो परिवार है अगर वहां पर रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जितने भी जोड़े हैं, जैसे कि आपके माता पिता हो गए तो एक ही जोड़ा हुआ, इसके अलावा जैसे कि मान लो बच्चे की भी शादी हो चुकी है और उसी परिवार के अंदर अगर वो रह रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर 2 आप लिखोगे जिनकी शादी हो चुकी है। तो ऐसे कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर एक जोड़ा है तो एक, और अन्य बच्चों की शादी अगर हुई है तो वो भी अगर उस परिवार के अंदर रहते हैं तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर भी हम संख्या को दर्ज करेंगे और इसके बाद में सहेजें और आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगला जो सेक्शन आता है जिसमें पूछा जाता है परिवार के पास में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में। तो यहाँ पर परिवार के पास में किस किस तरीके की सुविधाएं हैं, जीवन यापन का जो स्तर है वो कैसा है, उसके बारे में पूछा जाता है। अब यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आता है जिसमें कि पेयजल के बारे में पूछा जा रहा है कि परिवार के पास में पीने का जो पानी है उसका स्रोत कैसा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलता है नल का पानी उपचारित स्रोत, दूसरा है नल का पानी अनउपचारित स्रोत। तो देखो यहाँ पर अगर आपके घर में जो पानी आता है
वो जैसे कि ट्रीटमेंट होकर के आता है, बेसिकली आरओ से अगर पानी ट्रीटमेंट होकर के आता है, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी पाइपलाइन के जरिए नगर निकाय से आता है, जो कि पहले से साफ किया जा चुका अगर है, तो आप उपचारित वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे। वहीं अगर जो पानी है बोरवेल तो उनके पास में है, समरसेबल लगा हुआ है, हैंडपम्प लगा हुआ है, लेकिन वो किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट का ऑप्शन नहीं है उसमें, ग्राउंड वाटर डायरेक्टली आता है, उसे परिवार अगर यूज़ करता है तो उस केस में सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। बाकी जैसे कि अदर केस में, जैसे कि गांव वगैरह में है, कुएं से पानी आता है, हैंडपम्प से आता है, ट्यूबवेल से हो गया, झरना हो गया, नदी, इस तरीके के अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपके केस में जो भी अप्लीकेबल है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। वहीं यहाँ पर पूछा जाता है कि पेयजल जो स्रोत है उसकी जो उपलब्धता है वो कैसी है, क्या जो है पीने का जो पानी है वो घर के अंदर है या फिर घर के बाहर है, प्रकाश का जो स्रोत है वो कैसा है। तो यहाँ पर जैसे कि बिजली हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, अन्य तेल हो गया, या फिर प्रकाश रहित परिवार है, तो यहाँ पर जैसे कि परिवार के पास में बिजली कनेक्शन है तो वो सेलेक्ट करोगे। अगर परिवार के पास में सौर ऊर्जा है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अगला ऑप्शन मिलता है शौचालय की व्यवस्था के बारे में, जहाँ पर पूछा जाता है परिवार के पास में जो है शौचालय की सुलभता कैसी है। तो यहाँ पर अगर परिवार का खुद का अपना शौचालय है और केवल परिवार के लोग ही इस्तेमाल करते हैं तो पहला वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर जैसे कि परिवार के अंदर आप किसी के साथ में साझा कर रहे हो, जैसे कि अदर कोई हाउस होल्ड है उसके साथ साझा कर रहे हो, तो यहाँ पर अन्य परिवारों के साथ में अगर जो है कम्युनिटी का एक ही शौचालय है तो ऐसे में आप सेलेक्ट कर सकते हो। सार्वजनिक शौचालय है तो गवर्नमेंट का अगर कोई शौचालय है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। अगर शौचालय नहीं है परिवार के पास में तो यहाँ पर आप नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देखो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत गवर्नमेंट की तरफ से लगभग ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सभी को शौचालय की व्यवस्था दी गई है। अगर नहीं मिला है तो उसका आवेदन अभी भी किया जा सकता है, इसके बाद में वो वीडियो आप देख सकते हो। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है शौचालय का प्रकार का, जहाँ पर पूछा जाता है कि फ्लश, पावर फ्लश शौचालय निम्न में से जुड़े। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा बेसिकली ये जा रहा है कि जो टॉयलेट का फ्लश करने के बाद में जो गंदगी है वो कहाँ पर जाती है। तो देखियो, अगर जो है शहरी क्षेत्र के अंदर जो गंदगी है जैसे कि डायरेक्टली नगर निकाय के उनके जो पाइपलाइन है उनके अंदर जाती है, तो यहाँ पर सीवर लाइन वाला जो ऑप्शन है यानी कि पाइप सीवर पद्धति, ये सेलेक्ट करोगे। वहीं पर अगर जो है सेफ्टी टैंक है, घर के अंदर ही सेफ्टी टैंक बना हुआ है जिसमें कि फ्लश करने के बाद में पहले जो गंदगी है वो उस टैंक के अंदर जाती है और उसके बाद में प्रोसेस होकर के फिर पानी की तरीके से जाती है, तो यहाँ पर सेफ्टी टैंक सेलेक्ट करोगे। अन्य कोई पद्धति है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। वहीं पर 2 गड्ढा शौचालय यानी कि ट्विन पिन शौचालय अगर है, यानी कि स्लैब के साथ में घर अगर बना हुआ है शौचालय का, तो वो यहाँ पर ये सेलेक्ट करोगे। अगर मान लो कोई शौचालय की व्यवस्था ऐसी है जहाँ पर खुले के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं, तो आप यहाँ पर चौथे के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर सर्विस शौचालय के बारे में पूछा जाता है, जहाँ पर जो है ये जो मल मूत्र है क्या किसी भी इंसान के द्वारा हटाया जाता है या फिर जानवरों का प्रयोग किया जाता है। तो आपके केस में जो भी कंडीशन है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। गंदे पानी का जो निकास है वो किस तरीके की है, क्या नालियाँ घर के आगे बनी हुई हैं, नालियाँ ढकी हुई हैं या फिर खुले के अंदर नालियाँ हैं, तो यहाँ पर आपके केस में जो भी एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। परिसर के अंदर स्नान की व्यवस्था उपलब्ध है या नहीं है, तो यहाँ पर स्नान घर है, छत के बिना है, अहाता है, वो आप यहाँ पर आपके केस में जो भी एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है जो कि रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग हेडिंग आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि पहला सेक्शन है रसोई घर में खाना पकाते हैं, अगर परिवार के पास में खुद का अपना किचन है तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। वहीं सेकंड वाला जो ऑप्शन है घर के भीतर खाना तो पकाते हैं परंतु परिवार के पास में अपना खुद का रसोई घर नहीं है, तो उस केस में सेकंड वाले के सेक्शन में आकर के टिक करना है। वहीं खुले में खाना पकाते हैं या फिर घर के बाहर खाना पकाते हैं, तो इस केस में ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अब जैसे कि यहाँ पर जो है एलपीजी गैस कनेक्शन है, उसमें भी आप देखोगे कि सब हेडिंग दी गई है या फिर नहीं है। खाना अगर घर के अंदर पकाते हैं फिर क्या उनके पास में गैस कनेक्शन है या नहीं है, तो उस केस में आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। जैसे कि आप देखोगे कि खाना हम रसोई घर में पकाते हैं लेकिन हमारे पास में एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं है, तो हम इस ऑप्शन पे टिक करेंगे, अगर है तो इस पर टिक करेंगे। अब इसके बाद में पूछा जाता है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, जिसमें कि जो ईंधन है वो किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, क्या जलाऊ लकड़ियों पे खाना पकाया जाता है, फसल के अवशेष का इस्तेमाल किया जाता है जो लकड़ियाँ उसमें निकलती हैं, इसके अलावा पक्के कोयले का
या फिर मिट्टी के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर एलपीजी गैस कनेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, पीएनजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिख जाते हैं, आप अपने केस में जो भी एप्लीकेबल है सेलेक्ट करोगे, यानी कि मेन सोर्स जो भी है खाना पकाने का वो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। वो बात अलग है कि अभी ईरान का युद्ध हो रहा है तो उस केस में मजबूरी में कोई खाना किसी भी तरीके से बना रहा हो तो उसकी बात अलग है, ठीक है। सोर्स मेन जो भी है वो आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में सहेजें और आगे बढ़ें के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट किया है तो इसके बाद में अगला जो सेक्शन आया है जहां पर कुछ बेसिक संपत्तियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो संपत्ति क्या है, बेसिकली परिवार के पास में रेडियो या फिर ट्रांजिस्टर है। अगर परिवार के पास में रेडियो नहीं है, मोबाइल स्मार्टफोन पर रेडियो है उसमें बजता है, तो आप यहाँ पर टिक करोगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो टिक करोगे। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है टेलीविज़न के बारे में। तो परिवार के पास में अगर टेलीविज़न है तो वो यहाँ पर बताना है। टेलीविज़न का जो है सोर्स वो किस तरीके का है, जैसे कि दूरदर्शन देखता है, डीटीएच देखता है, केबल कनेक्शन ले रखा है, तो जो भी कंडीशन है उसकी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अब यहीं पर पूछा जाता है इंटरनेट कनेक्शन के बारे में। तो अगर परिवार के पास में इंटरनेट कनेक्शन है, तो लैपटॉप कंप्यूटर में है, मोबाइल में है, स्मार्टफोन में अगर है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करके बताएगा। तो आज की डेट में फ़ोन तो हर किसी के पास में होगा और उसमें आपने इंटरनेट अगर करा रखा है 4G 3G कोई भी है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में लैपटॉप कंप्यूटर अगर परिवार के पास में है तो वो यहाँ पर बताएगा, नहीं है तो आप नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। वहीं पर पूछा जाता है परिवार के पास में, जैसे कि आप देखोगे साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड जैसा कोई साधन है या नहीं है। तो परिवार के पास में अगर बाइक है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करके बताएगा, या फिर साइकिल है तो वो बताएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं टिक करोगे। इसके अलावा कार परिवार के पास में है, कार, जीप, वैन यहाँ पर बताओगे। परिवार द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है, तो यहाँ पर गेहूँ हो सकता है, ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल, अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में मोबाइल नंबर लास्ट में यहाँ पर दिखेगा जो कि ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन पेज से आ जाता है। और गवर्नमेंट का कहना ये है कि केवल ये जनगणना का फॉर्म भरने में और इसको कंप्लीट करने के लिए ही इसे इस्तेमाल किया जाएगा। किसी को भी ये जो डेटा है आपका शेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सहेजें और आगे बढ़ें के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन हमने फिल करी है फॉर्म के अंदर वो यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगी कि क्या क्या आपने किसके अंदर सिलेक्शन किया है। आपको एक बार मिलान कर लेना है कि यार आपके केस में सारी चीज़ सही हैं, किसमें कुछ करेक्शन करने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ करेक्शन है तो आप यहाँ पर संशोधन के लिए वापस भी जा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस फॉर्म को ड्राफ्ट में सेव करके रख सकते हो। बाकी यहाँ पर गवर्नमेंट को अगर आपको भेजना है तो उसके लिए पुष्टि करें और सबमिट करें। तो सारी चीज़ें मुझे लग रहा सही हैं, हम यहाँ पर पुष्टि करें और सबमिट करें के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस किया जा रहा है HLO के अंदर हमने अपना जो फॉर्म है वो भर दिया है। यहाँ पर ये जो डेटा है गवर्नमेंट की तरफ से इसको रिव्यू किया जाएगा और बेसिकली आपके साइट पर कुछ लोग आएंगे सर्वेक्षण करने के लिए, उनको ये जो ID है आपको दिखानी होगी। तो ये जो नंबर है आप जब उनको साझा करोगे तो वो अपने डेटा में जब इंटर करेंगे तो आपको पूरा भरा हुआ फॉर्म उनके पास में आ जाएगा और कोई भी करेक्शन करने की अगर उनको ज़रूरत लगती है वो मिलान करेंगे और वो करेक्शन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो गणना का काम है जैसे कि अलग अलग डेट के अंदर हर स्टेट के अंदर किया जा रहा है, जिसमें कि अभी हम वर्तमान की बात करें जब हम वीडियो को शूट कर रहे हैं तो अभी 11 राज्यों के अंदर गणना का काम चल रहा है। जहाँ पर अगर आप देखोगे कि गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, सिक्किम हो गया, उड़ीसा, लक्षद्वीप, मिजोरम, तो इस तरीके के गुजरात हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो इस तरीके के राज्य यहाँ पर दिखाए गए हैं जो कि 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में यहाँ पर होगा। और बाकी ये जो डेट मैं बता रहा हूँ ये सेल्फ इन्यूमरेशन की डेट है क्योंकि 15 दिन पहले ही आपको टाइम मिल जाता है ये फॉर्म भरने का। इसके बाद में सेकेंड फेज के अंदर काम चलेगा जो कि सेल्फ इन्यूमरेशन स्टार्ट होगा। उत्तर प्रदेश की हम बात करें 7 मई से लेकर के 21 मई के बीच में, और जो हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन होगा वो 22 मई से लेकर के 20 जून के बीच में होगा। बाकी सारी डेट मैंने दिखा रखी, हर डेट को अगर मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हो। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपना जो गणना फॉर्म है ऑनलाइन तरीके से भर सकते हो। एक चीज़ बता देता हूँ कि ये गणना फॉर्म भरने के बाद में आपके घर पर जो सर्वे करने के लिए आएंगे, क्योंकि हाउस टू हाउस इसका सर्वे होगा, जहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो ये जो ID है उनके साथ में साझा करना होगा। अगर आप साझा नहीं करते हो तो फिर आपका जो ये फॉर्म है वेस्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है क्योंकि आपने सही तरीके से फॉर्म को भरा है, और जो भरने के लिए लोग आएंगे उनके पास में तो आप जानते हो इतने ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं होते और समय भी काफ़ी कम होता है।
तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आप कुछ और जानना चाहते हो इसके बारे में तो मुझे कमेंट में लिख करके बताना, मैं कोशिश करूँगा सभी के कमेंट का आंसर करूँ। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।